बानी चश्मा लगोले दूरबीन जइसन हारमोनिया बजावतानी बीन जइसन हके नाच रे पतर की नगीन जइसन की बानी चश्मा लगोले दूरबीन जइसन हारमोनिया बजावतानी बीन जइसन। मुर्गा वाला क्या कॉन्सेप्ट था जरा बताइए। हर कोई जानना चाहता है। का बेचैन बाटे मुर्गी के खोजताटे कबही से करताटे कुकु हो कुकु हो कुकु हो कु। ना अच्छा साबुन शैम्पू बाकी लगावत घसत घसत तक कितना लोग लगावता लेकिन कोई ऐसा गोरात नहीं है। आर्टिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती आपके वीडियो में, आपके ऑडियो वीडियो की अगर मैं बात करूँ कि ये बबुनी ये मैडम मार के ब्लेड जींस फाड़ दी है, मतलब ऐसे जींस पहन के मत चलो नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो वो बोले कि ये गाना कल्लू ही मॉडलिंग करेगा। किया हो सुना बहनी हो हाथ जोड़ी ले परी पहिया हो। शानदार उस टाइम में था। एकदम 12-14 साल की पहली की जो यादें एकदम मायरे लालू भैया ले बाणे न मरी, मायरे लालू भैया ले बाणे न मरी। शादी हो जाएगी तो तुम फ्रीडम छूट जाएगा, फ्रीडम नहीं रह पाओगे। डर लगा था? नहीं, थोड़ा बहुत डर किसको नहीं लगेगा। अरेंज मैरिज है? सच बोल रहे हैं? ना पसंद नहीं करते माई बाबू जानते बनी का बोल रहे। आई लव यू रानी, आई लव यू रानी, आई लव यू, हम हैं तोहार हमर तू रानी, आई लव यू। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में है वो गेस्ट जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भोजपुरी के जस्टिन बीबर के नाम से फेमस है अरविंद अकेला कल्लू जी आज हमारे साथ है, जिन्होंने जस्टिन बीबर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो शख्स है भोजपुरी के जिन्होंने 8 साल की उम्र में भोजपुरी में कदम रखा था और आज बहुत कम उम्र के हैं लेकिन वो मुकाम हासिल कर लिया है जो शायद जो बड़ी बड़ी शख्सियत भी नहीं कर सकते हैं। कल्लू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद और जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले अरविंद जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अरविंद तो ठीक है लेकिन ये अकेला और कल्लू का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दिखने में आप इतने खूबसूरत हैं, लड़कियां देख के आपको शर्मा जाए, इतने हसीन है, फिर कल्लू कैसे जुड़ गया नाम के आगे? जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत काला था और हम लोग की तरफ मम्मी पापा जब बच्चा पैदा होता है उसी समय नामकरण होता है, तो इतना काला था कि जीने के लिए लोग मुझे कल्लू नाम रख दिया। और जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे हल्का फुल्का गोरा होते गया और मार्केट में इतना अच्छा साबुन शैम्पू बा कि लगावत घसत गोरा हो गया। तक कितना लोग लगावता लेकिन कोई ऐसा गोरात नहीं है। होता है ना, जब आप देखिएगा कोई भी एड शूट होता है तो उसमें होता है कि लगाते ही गोरे हो जाते हैं, तो वो मेरे पे शूट कर गया, कुछ ज़्यादा ही शूट कर गया। और जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, अच्छा खान पान मिला और थोड़ी बहुत खूबसूरत, पतले से हिस्ट पुस्ट भी हो गए, लंबे चौड़े, काले से खूबसूरत भी हो गए, मतलब क्या ही कहा जाए। आपको भोजपुरी का जस्टिन बीबर कहा जाता है, मतलब हमारे लिए तो भोजपुरी में आप ही है जस्टिन बीबर, कि जैसे वहाँ वो है और आप 8-9 साल की उम्र से ही गाना गा रहे हैं। तो 9 साल की उम्र में आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा और इतने बड़े मुकाम पे आज आप हैं। सबसे पहले तो मैं वो संघर्ष की कहानी जानना चाहूँगी क्योंकि आपके पिता काफ़ी मेहनत करके उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो कैसा था वो सफ़र, कैसा था? सबसे पहले तो बता दें कि मेरे पिताजी हैं जो श्री चुनमुन जी चौबे, वो संगीत से बड़ी उनका लगाव था, बड़ी प्रेम था उनको। लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उनका जो शौक़ था वो पूरा नहीं हो पाया। और मेरे को बचपन से जो घर में जैसे अंताक्षरी होता है या स्कूल में 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन फंक्शन होता था तो मैं वहाँ पे गाना गाते रहता था। तो हमारे पापा जी माँ मातिन कला निकेतन अहिरौली बक्सर में नाटक किया करते थे, हिंदी नाटक को भोजपुरी में कन्वर्ट करके लोगों से, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे। तो उनको लगा कि नहीं मेरे बेटे में कुछ है जो मैं नहीं कर पाया, मेरे पिताजी नहीं वो सपना पूरा कर पाए, मैं इसको देखता हूँ, ध्यान देता हूँ। और उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना और बहुत मेहनत की। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं था, ना ही मेरे ख़ानदान में, ना ही मेरे परिवार में कोई इस लाइन से बिलोंग करता था। बहुत मेहनत लगा। उस समय ऑडियो सीडी कैसेट का ज़माना जी बिल्कुल। तो अपने बाइक पे वो जैसे, वैसे तो कोई कंपनी हमें लॉन्च नहीं करना चाहती थी कि भाई इतना छोटा बच्चा क्या करेगा। जितने भी सीनियर सिंगर के पास भी पापा गए तो सब बोलते थे अरे बच्चा है, इसको पढ़ाओ लिखवाओ, क्या ये सब लाइन में तुम लेके आ रहे हो। हमने और बिहार यूपी में वो बड़ी फेमस है नचनिया बजनिया। आज तो लोग शौक में अपने बच्चे को लेके स्कूल में लेके जाते हैं, लेकिन उस समय एक ब्राह्मण परिवार का लड़का और इस लाइन में तो थोड़ा सा अजीब लगता था। लोग बोलते थे नचनिया बजनिया कहाँ बना होता रहा।
लेकिन मेरे पिताजी ने किसी की नहीं सुनी और मेरे ऊपर फोकस किया। पैसा रुपया बहुत लगाया। उतने भी अमीर परिवार से हम लोग नहीं है। मेरे पापा जी किसान थे उस समय और साइकिल रिक्शा की दुकान थी। इन्होंने किसी के बात पर ध्यान नहीं दिया और बहुत मेहनत किया। ऑडियो CD कैसेट निकला और पहला ही जो एल्बम था गवनवा कहिया ले जेबा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद मिला। शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाए। सबसे पहला गाना था कि होत बा जवानी अब जियान ये राजा जी, गवनवा कहिया करैबना त देहिया फार समीज सलवार, गवनवा कहिया ले जैबना। यही सॉन्ग था और इसी सॉन्ग से बी सीरीज कंपनी से वो लॉन्च हुआ था। और वो जब सॉन्ग आया CD की बिक्री हुई। मेरे पिताजी आज भी मुझे याद है कि स्प्लेंडर प्लस बाइक में जो पीछे डिक्की होता जी, था जी। उसमें 500 1000 कैसेट ले जाके दुकानदारों को बोलते थे कि लो भाई तुम इसको बेचो, पैसा मत देना, इसको बस तुम इसको बेच दो। ट्रैक्टर जितनी ज़्यादा थी उस समय ट्रैक्टर में गाना बजता था तो उन लोग को फ्री में देते थे। तो आज वहीं दर्शकों का प्यार है। आज हमारे बक्सर जिला वाइज वो बजा। इसके बाद भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी वेव म्यूजिक से मुझे ऑफर आया और वो सिलसिला चलते रहा। 8-9 साल में वेव म्यूजिक कंपनी में गया और आज सारे कंपनियां मुझे बुलाती हैं और एल्बम कराती हैं और आज आप लोग के आशीर्वाद से इस मुकाम पे। तो मतलब 9 साल की उम्र में हर्षिता का सवाल है आगे। 9 साल की उम्र में आपने शुरुआत कर दी और उसके बाद यहाँ तक आप पहुंचे। मतलब कुछ तो हो रहा होगा ना, टर्निंग पॉइंट होता है हर किसी के जीवन में। तो सिर्फ पापा थे या आपके मन में पहले से चल रहा था कि नहीं यहाँ तक जाना ही है? मैं बचपन से ही जैसे मेरे पिताजी मैंने बताया कि वो संगीत के बड़े शौकीन थे, तो वो ना एल्बम CD कैसेट मतलब ला के रखते थे और सुनते थे। तो मैं पवन सिंह जी का बचपन से फैन हूँ। क्या बात है। उस समय उनका गाना आया था कांच का सेलिंग, हाँ, नहीं नहीं करी तो बुझ लिए भाई, या बहुत सारे गाने। तो मैं उनका सुनते रहता था और शुरू से ही मेरे को था कि मतलब मैं भी गाऊंगा। तो अगर देखा जाए पिताजी से तो इंस्पिरेशन मिला ही। पवन सिंह जी को मैं अपना बचपन से, हमारी और उनकी कहानी एकलव्य और द्रोणाचार्य वाली है ना। मैंने उनसे मिला था ना ही वो मुझे सिखाए थे, लेकिन बचपन से ही मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और मानता रहूँगा। क्योंकि बोला जाला एक बात, बहुत लोग इस पर कंट्रोवर्सी भी करते हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर पिता ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र बड़ा हो जाएगा तो पिता को पुत्र नहीं बोलेगा। वैसे ही मैंने उनको बचपन से मान लिया। आज मैं किसी भी लेवल पे चला जाऊं उनको बड़ा भाई। कौन सा गाना डेडिकेट करते हैं सबसे ज्यादा पवन सिंह को? पवन भैया को हर गाना मैं उनको, मतलब हर गाना उनका मैं पसंद करता हूँ, चाहे अभी जो गाते हूँ या उस समय गाते हूँ, हर गाना। लेकिन एक गाना जो उनका आपको इतना पसंद है कि आप गुनगुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप उनको गुरु मानते हैं, तो उनके लिए एक अगर गाना। पवन सिंह देख रहे होंगे आप, हाँ। उनको कौन नहीं, सा वो गाना देखेंगे। dedicate- बिल्कुल देखेंगे वो। डेडिकेट करना चाहेंगे आप? बहुत सारा गाना उनका है। एक गाना मैं उस समय देवी मैया का मैं हर जगह गाता था। बहुत पुराना सॉन्ग है जो पवन जी को सुनते होंगे या बचपन से भोजपुरी जो मेरे उम्र के होंगे वो जरूर सुनोगे। कि लिप पोत के घरवा अंगना कोई दिहनी तैयार, लिप पोत के घरवा अंगना कोई दिहनी तैयार, ये जी चली ना, ये जी चली हाली कल सकीने जाई बाजार, ये जी चली ना। तो यही सॉन्ग मैं बचपन में गाता था और जो हमारे गांव की ऑडियंस थी, जो गांव की पब्लिक थी, वो बोला कि मेरे पिता से कि नहीं अच्छा गा रहा है, इसको तुम गाना गाओ। अच्छा अरविंद जी, जब बात होती है उस दौर की जब आप शुरुआत कर रहे थे और उस समय बच्चे थे आप, और काफ़ी आपको प्रसिद्धि भी मिली बचपन में ही, लेकिन उस समय एक दौर था जब पवन सिंह आते हैं और वो पर्दे पे खूब दिखते हैं, क्योंकि उससे पहले जब सिंगर आते थे वो पर्दे पे नहीं दिखते थे, पार्श्व गायन करते थे और बैक स्टेज रहते थे। पवन सिंह जो है वो बदलाव किए उसमें और वो चेहरा बन के आने लगे, फिर आपकी एंट्री होती है उसके बाद। बचपन में छोटे रहते हैं लेकिन फिर भी आप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती आपके वीडियो में, आपके ऑडियो वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो वो दौर कैसा रहा? आपने इंस्पिरेशन उनसे ली, फिर कैसे सीखे आप? पहले क्या होता था कि सिंगर लोग गाना गाते थे और उस पर परफॉर्म कोई और आर्टिस्ट करता था जी। लेकिन जो डायरेक्टर थे बी सीरीज के, जो मालिक के बेटे थे गौरी जी पटना के हैं, वो हमें ना जाने क्या देखे कि वो बोले कि नहीं, एक गाना था कि ये बबुनी ये मैडम मार के ब्लेड जीन्स फाड़ दी है सर, मतलब ऐसे जीन्स पहन के मत चलो नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो वो बोले कि ये गाना कल्लू ही मॉडलिंग करेगा, ताकि मॉडल थे वहाँ पे। तो उसी समय एकदम 3 पीस पापा एकदम खरीदे थे मैरून कलर का, और मैं ऐसे 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 केवल उसमें किया हूँ। और उसी समय से शुरू से ही लेके अभी तक हर गाने में मैं खुद ही एक्ट करता हूँ।
ये मनोज तिवारी जी जो हैं, हम लोग उनको पूरा श्रेय देते हैं कि हम लोग का जो दूसरा दौर है, अगर बोलेंगे कि सिंगर से एज ए हीरो हम लोग को जो प्रेरणा मिली है तो श्री मनोज तिवारी जी के माध्यम से। नहीं तो हम लोग भी, जैसा आपने बोला कि स्टेज पे सिंगिंग करते, उन्होंने बताया कि नहीं, सिंगर भी एक्टर बन सकते हैं। ससुरा बड़ा पैसा वाला जो उनका फिल्म आया था, वहीं से सारे सिंगर लोग का टर्निंग पॉइंट था और सारे सिंगर और भी मेहनत करने लगे और एज ए एक्टर दिखने के लिए जो भी होता है, जो डांस हो या फाइट हो, हर लोग सीखते हैं। तो वो तो एक्टिंग से फिर आप पॉलिटिशियन बनकर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप बनेंगे? नहीं, अभी तो 3 बड़े भाई लोग हमारे इस क्षेत्र में है, तो कहा जाए ना कि चुनाव लड़ला से ज्यादा चुनाव में मतलब मजा वाला प्रचार करें में, तो हम प्रचार तो गए प्रचार करने जाते हैं आप? देश के लिए प्रचार करें। दिनेश जी के देखिए, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब सपोर्ट नहीं करता हूँ, बस भाई के लेकिन नाते जाते personally, हैं। हाँ, दिनेश जी का मैं गया था फर्स्ट टाइम भी, सेकंड, और मैंने उनके लिए एक गाना भी गाया था जो कि अभी तक पॉलिटिक्स पे जितने भी गाने हैं सबसे ज्यादा व्यूज उसी गाने के हैं। वो गाना प्लीज। कौन सा? पूरा तो नहीं याद है, लेकिन हाँ कोशिश हाँ, एक करूंगा। चंक। अरे आप बैठे हैं आज एंड तक सिर्फ गाना ही गाना है जब कल्लू जी हमारे साथ है तो। कि सुन भैया हो, सुन बहिनी हो, हाथ जोड़ी ले परी पहिया हो, फिर से पीएम बनेंगे मोदी, हम सब ने ये ठाना है, सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है। और यही सॉन्ग में गाया और अभी भी दिनेश भैया जब भी मिलते हैं या जहाँ भी जाते हैं तो ये सॉन्ग जरूर बजता है। वो तो जीत गए, लेकिन अभी नीतीश कुमार कहीं खफा ना हो जाए आपसे। कमल का बटन दबा रहे हैं आप। नहीं, खफा नहीं होंगे, वो भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि कल्लू एक ऐसा लड़का है जो गैर राजनीतिक। गैर राजनीतिक है और पर्सनली जिससे मेरा, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर, मेरे को भी कई सारे ऑफर आए कि एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, तुमको यूथ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, युवाओं को वोट देने के लिए उनका तुम चेहरा बनो। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ दूरे से बहुत प्रणाम। बहुत समय राजनीति के नाम पे दूरे से प्रणाम। खुल के बातें करते हैं, जब भी आप राजनीति में चलेंगे तो बड़ी दायरे में बात करना तब तो बहुत सवाल जवाब होंगे फिर आपसे। मुझे लगता है 10 से 12 मिनट हम लोग चर्चा कर लिए। सबसे ज्यादा जो दर्शक वेट कर रहे हैं वो मुर्गा वाला क्या कॉन्सेप्ट था, जरा बताइए। हर कोई जानना चाहता है आपके उस और इसी से जुड़ा फिर मेरा भी एक बहुत सवाल है, क्योंकि वो मेरा आपका एक गाना है जो मैं इसके बाद बताऊंगी, आशीष के सवाल के बाद, पर्सनल फेवरेट है और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उस गाने की। फिलहाल ये आप मुर्गा वाला गाना। मुर्गा वाला गाना मैंने बचपन में गाया था, मैं गा ही देता हूँ क्योंकि आप लोग इंटरव्यू कम गाना ही हमसे ज्यादा गवाएंगे, तो मैं ये दर्शकों की डिमांड हो जाती है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि एक सिंगर को गाना से ज्यादा अच्छा क्या लग सकता है। बिल्कुल। कि मुर्गा बेचैन बाटे, मुर्गी के खोजताटे, कबही से करताटे कुकू हो कु, कुकू हो कु, कुकू हो कु, कि केने गइलिस रे मुर्गिया कुकू हो कुकू, त केने गइलिस रे मुर्गिया कुकू हो कुकू। क्या बात है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपकी आवाज में आज भी उतना ही शानदार है जितना शानदार उस टाइम में था। इंटरव्यू है कि एकदम 12-14 साल की पहली की जो यादें एकदम रिफ्रेश हो रही है। आपको मजा आ रहा है बिहार तक? बहुत मजा आ रहा है। अरे मैं क्या कह रही थी आपको कि वो साल था जब मेरी माँ ने छठ पूजा उठाया था और मैं गाँव गई थी, और उस टाइम आपका कल्लू जी का एक गाना आया था कि लालू भैया ले ले बरे नंबरी, कहा तारे छठी घाटे करदा कबड्डी। और वो गाना सुनने के बाद मैं लगातार वो गाना गुनगुना रही थी, और उस टाइम मैंने कल्लू जी को पहली बार देखा था, इतने छोटे से थे बिल्कुल, और वो एक्सप्रेशंस, और अपनी माँ को जब बता रहे थे कि कंप्लेन कर रहे थे शायद आप कि नंबरी लेकर के जा रहे हैं, वो एक्सप्रेशन और एकदम शिकायतें, प्लीज वो गाना आप एक बार गुनगुना दे, क्योंकि वो बहुत बढ़िया गाना है, छठ पूजा का गाना, काफी वायरल भी था उस वक्त। कि मायरे लालू भैया ले ले बाणे नमरी, मायरे लालू भैया ले ले बाणे नमरी, कहतर छोड़ा बसो बमया पड़ाका, छठी घाट होइया सो धूम धड़ाका, कि कहतर छठी घाटे गर्दा कबरी, मायरे लालू भैया ले ले बाणे नमरी। अच्छा, इस गाने में ये लालू जी कौन था? ये गाने में ये लालू जी कौन थे, पहले वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। पीछे का कारण अगर हम बता देंगे तो जो ऑफ कैमरा मेरे भाई बैठे हैं बहुत हम पे गुस्साएंगे, लेकिन हम बता ही देते हैं। बिल्कुल बता दीजिए आज। डॉक्टर, पुलिस, मीडिया के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कभी भी आप ट्रोल हो सकते हैं।
लालू जो नाम है वो हमारे बड़े भैया का नाम है। जो वो अभी बोलते, जैसे ही बड़े आदमी हो जाते तो लालू बोलते, नहीं लालू मत बोला करो, उनका नाम वैसे आशुतोष है। मेरा नाम अरविंद है और छोटे भाई का नाम अविनाश अभिषेक है। बट मेरे पापा जी ने रखा था लालू कल्लू गोलू छोटू, तो लालू उनका नाम है। बट उस समय लालू चाचा बड़ी खुश हुए थे और जहाँ भी मैं जाता था तो राजद के जितना नेता थे सारे लोग इतना खुश होते थे और बहुत सारे पैसे भी देते थे। छोटा था तो चॉकलेट खाने के लिए कम से कम 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये देते थे चॉकलेट। क्या बात है। तो बड़ी फायदा हुआ था। बड़े भाई से तो नहीं, लेकिन उस समय लालू चाचा के पार्टी से बड़ी अच्छा, बड़े भाई का क्या रिएक्शन था? बड़े उनसे भाई कुछ उस समय- फायदा हुआ कि नहीं? उस समय तो खुश थे, लेकिन जब बड़े हुए तो थोड़ा सा नाराज हुए, बोले लालू लालू क्या बोलते हो तुम। सही बात है। चलिए, लेकिन क्योंकि आपने अभी गाना गाया था उसमें आप बता रहे थे कि छठ पूजा में बवाल करना है, थोड़ा सा धूम धड़ाका करना है, और आपके बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिसमें बवाली शब्द बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपका व्यक्तित्व कैसा है? मतलब बचपन में कैसे बवाली वाले बच्चे थे या फिर शांत शुरू से लेके अभी तक बहुत शांति रहता हूँ मैं बहुत कम। वो आपके चेहरे पे भी वो भाव दिख रहा है बिल्कुल। मैं बहुत शरीफ हूँ, सब पब्लिक भी जानते हैं। मैं भी ये देख के, क्योंकि फिल्मों में बिल्कुल अलग दिखते हैं। थोड़ा बहुत वो मतलब होता है ना कि मैं बोलता कम हूँ, लेकिन ऐसे टाइम पे बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नहीं यार कम बोला लेकिन जवाब बहुत अच्छा दिया। तो मैं बहुत शांत हूँ, और शांत नहीं बोल सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जब जैसन तब तैसन ना कर तो मर्द कैसन, जैसा situation होता है वैसा मैं रहता हूँ। और बवाली नहीं हूँ मैं। मेरे से जो बड़े भाई हैं वो बवाली हैं, मैं बहुत शांत। लालू भैया, हाँ, ये देखिए बचपन में फटा है वो बहुत शांत रहता था। इसी समय गए नहीं टिकोरा ले आवे सतुआन के दिन और काला ना कि हमने ढेला मार के लोग आम तुरेला, तो वो आम तो टूटा नहीं, लेकिन मेरा सर फट गया। तो लालू भैया जी नहीं, वो एक कोई और लड़का था, तो जो मेरे बड़े भैया थे वो ऐसे गए और वो उसका वैसे माथा फोड़ दिया, मेरे भाई का माथा क्यों। तो भाई लालू भैया जो है आज ऑफ कैमरा बैठे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो सुन रहे हैं। और लालू भैया मतलब हमारे कल्लू जी तो कितने शांत है, लेकिन लालू भैया की बदमाशी भी आज आप सुन रहे होंगे। बिल्कुल बदमाश थोड़ा सा है मेरे घर में। मेरे घर में सबसे शांत मैं ही हूँ अपने। अच्छा ठीक है, सबसे शांत तो आप है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़े भाई के बारे में तो आपने बता दिया, नई नई शादी हुई है, बीवी आई है, काफी खूबसूरत है आपकी वाइफ, तो पहले मैं ये आपको कॉम्प्लीमेंट दे दूं, प्लीज उन तक पहुंचा दीजिएगा। तो आप दोनों में बदमाश ज्यादा कौन है? अभी तक तो कोई नहीं, 3 महीना हुआ है तो बड़ी अभी तो एकदम होता है ना कि बहुत अच्छे से। पहले तुमको शादी के पहले बहुत भड़काए थे लोग, वैसे भी मतलब। अच्छा, क्या कह रहे थे शादी के? शादी के मतलब वैसे भी हमको शादी 1 साल बाद 2 साल बाद करनी थी, लेकिन पिताजी, एक हम लोग बिहार यूपी में है। बिहार यूपी क्या, हर माँ बाप की सोच होती है कि लड़का बिगड़त नहीं है, अगर लड़का बिगड़ नहीं रहा है तो भी उसकी शादी करा दो, और लड़का बिगड़ रहा है तो भी उसकी शादी करा दो। तो मेरी शादी हो गई। कुछ ऐसा था कि पापा जी बोले नहीं यार शादी करो, पापा जी बहुत मानते हैं हमको, और थोड़ा सा वो हार्ट के पेशेंट है, तो वो सोचे कि चलो जल्दी जल्दी शादी कर, अपने आंखों के सामने खुशी से देख ले इसको। तो शादी तो हो गई। पहले बाप रे, शादी हो जाएगी तो तुम फ्रीडम छूट जाएगा, फ्रीडम नहीं रह पाओगे। डर लगा था? नहीं, थोड़ा बहुत डर किसको नहीं लगेगा। तो खुशी बहुत थी। खुशी इसलिए थी कि कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी, दिल टूटने का कुछ ऐसा था नहीं। अच्छा, शिवानी जी से मुलाकात कैसी हुई पहली बार, और देखते के साथ कौन सी वो ऐसी एक चीज थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई उनमें? मुलाकात देखिए मम्मी पापा ने पसंद किया था। अरेंज मैरिज है? सच बोल रहे हैं, इनकी हंसी पे डाउट हो रही है मुझे आज। नहीं, अरेंज मैरिज ही है, लेकिन हमारा और उनका जो घर का डिस्टेंस है केवल 1 किलोमीटर है। क्या बात है। तो ये लोग बोलते हैं लव मैरिज है, लव मैरिज है, बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर बीवी जो मिली है। मैं भी थोड़ा बहुत सुंदर हूँ, बट लव मैरिज ये शादी होने के बाद ये अंदर का जो डर जाग जाता है लोगों का खुद। ये देखने वाली बात है हर्षिता कि जैसे इनकी शादी होती है उसके बाद ये गाना बनाते हैं घर की मलकिनी, मतलब मान लिए हैं कि अब मालकिन इनकी बीवी हूँ। नहीं, मेरे पिताजी ने एक ही बात बोला था, बेटा बाहर कितना भी उड़ लो, घर पे मलकिनी को एकदम ऐसे ही प्यार करते। तो कैसे मुलाकात हुई और पहला रिएक्शन क्या था शिवानी को देखते के साथ आपका? अभी तक किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं बताया, बट यहाँ पे सोच रहा हूँ कि बता ही दूँ। जो उनकी नानी जी है मेरी मम्मी की परम मित्र हैं, 7-8 सालों से उनकी दोस्ती है, और उन्हीं की वो नातिन है, और मेरे मम्मी पापा की पसंद है वो। और मैं जब पहली बार देखने गया था तो अब मम्मी पापा की पसंद को कोई कैसे काट सकता है। हमने तरफ नहीं तो हम बोल देते कि ना पसंद नहीं करते, माई बाबू जानते बनी का बोल रहे। तो मैंने पहली बार देखा उनको, और मम्मी पापा की पसंद मैं नहीं काट सका, क्योंकि वाकई मेरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं वो, मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छी हैं, समझदार भी बहुत हैं। तो BHU के एक पार्क में मुलाकात हुई थी बनारस में। अच्छा, वो बनारस से ही है शायद? हाँ, बनारस की गली वैसे भी इस चीज़ की। हाँ, इश्क की गलियाँ हैं। तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी, और बहुत कम लोग को मालूम चला, इंगेजमेंट हो गया।
एंड शादी भी हो गई 26 जनवरी को, बहुत अच्छे दिन पे हमारी शादी भी हुई थी। लोग उस दिन जय हिंद जय भारत बोल रहे थे, ऐसा लगता है कोई देशभक्त की शादी हो रही है। तो बहुत मजा भी लिए हैं लोग। तो आपने भी संविधान की शपथ लेते हुए शादी कर लिया। कई लोगों का प्लानिंग था, बट मैं डीजे वाले को बोला भाई आज आज इज्जत रख लो। ऐ मेरे वतन के लोगों। नहीं, कई लोगों का प्लानिंग था, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने बोला भाई प्लीज मेरी बात मान लो, तो उसने मान ली। नहीं तो हमारे जितने भी लोग थे सब लोग का प्लानिंग था कि एक एक तिरंगा गिफ्ट करेंगे, तो अगले साल की सोच है उन लोग की। क्या एनिवर्सरी पे तिरंगा गिफ्ट किया जाएगा? हाँ। ठीक है, भोजपुरी सवालों की तरफ लौटते हैं कल्लू, थोड़े सीरियस बातचीत करते हैं। आप चूंकि एक बड़ा चेहरा हैं और भोजपुरी पर लगातार इंडस्ट्री पर गाहे बगाहे सवाल उठते रहते हैं। कई ऐसे गाने हैं जिस पर अश्लीलता का भी आरोप लगता है, बहुत सारी चीजें। चूंकि आप धीरे धीरे मतलब 9 साल की उम्र से आपने शुरू की और आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलाव की जरूरत है, अच्छे गानों की जरूरत है? क्योंकि एक बड़ा दर्शक वर्ग है भोजपुरी का। भोजपुरी सिर्फ बिहार यूपी में ही नहीं, मॉरिशस जैसे विदेशों में भी लोग सुनते हैं। अच्छा टारगेट ऑडियंस है इसका, कैसे देखते हैं इसे? इसमें बदलाव की जरूरत है? देखिए सर, जब मैं 9 साल का था तभी से ये क्वेश्चन हर मीडिया वाले ही नहीं, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो समझदार लोग हैं जिनको भोजपुरी से प्रेम है वो पोस्ट करते हैं। शुरू से हम लोग बोलते हैं, कई लोग कई तरह की बातें बोलते हैं। मैं भी बोला हूँ कि भोजपुरी द्विअर्थी भाषा, हम लोग आते कुछ और है, लोग समझते कुछ और है। कोई बोलता है कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, तो कोई बोलता है कि बॉलीवुड में इससे ज़्यादा अश्लीलता है। मैं किसी और को नहीं देखूंगा, मैं बोलता हूँ कि अगर कलाकार दोषी हैं तो इससे ज़्यादा दर्शक भी दोषी हैं। आज के समय में 100 में 90% गाने अच्छे आने लगे हैं, क्योंकि अगर बोल सकते हैं इसमें मीडिया का भी हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया एंड सोशल मीडिया पे जितने भी सारे दर्शक हैं वो लोग भी विरोध किए, तो सारे जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी, पहले नाम पकड़ के लोग गीत गाते थे, अब वो बिल्कुल बंद हो गया। डायरेक्टली कोई भी चीज़ लोग गाते थे वो भी बंद हो गया। लेकिन कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो गंदे हैं, अश्लील हैं, फिर भी डीजे में बजते हैं और 100 मिलियन के क्लब में शामिल हैं। तो मैं इसमें दोष कलाकारों को नहीं देता हूँ, मैं इसमें कुछ दोष मैं दर्शकों को भी देता हूँ कि अगर आप लोग अच्छा सुनेंगे तो आर्टिस्ट क्या होता है, वो आप जो सुनेंगे वहीं पेश करता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अच्छे गीत को सपोर्ट कीजिए, और जहाँ भी आपको लगता है कि अब तो सीडी ऑडियो कैसेट का ज़माना है नहीं, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, तो यूट्यूब सब कुछ देखता है एंड वो गाना को रिप्लेस भी कर सकता है। तो आप लोग अच्छे गीतों को सपोर्ट कीजिए। कल्लू को लोग फैमिली में बैठकर भी सुनना चाहते हैं, मतलब अपने परिवार के साथ बैठे हो, माँ के साथ, बहन के साथ, कुछ वैसा गाना जो आपका सबसे फेवरेट हो और आपको लगता है कि नहीं इसे घर बैठकर भी सुना जा सकता है? देखिए, वैसे तो हम लोग हर सिंगर देवी गीत गाते हैं, भोले बाबा गीत गाते हैं, छठी मैया गीत गाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक घर की मलकिनिया मेरा सॉन्ग है, थोड़ा सा फनी है एंड उसको आप फनी तो चलेगा, उसको आप कहीं भी सुन सकते हैं, किसी के साथ भी सुन सकते हैं। एक पति पत्नी की वो लड़ाई है और शादी के बाद इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। बहुत। तो वो गाना ऐसे है कि तू ही बारू घर के मलकिनिया, हमरा सार के बहिनियान हो, कि तोहरे नामे क देब घर आ जमीनिया ना बना तू नगीनियान हो। तो ये सॉन्ग है जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत प्यार मिल रहा है दर्शकों का। तो अगर आप लोग ऐसे गीतों को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इससे भी अच्छा सॉन्ग आप नहीं, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि शिवानी जी के लिए आपने तो डेडिकेट कर दिया कि अब तुम ही मालिकीन हो मेरे घर की, और बड़े भैया लेकिन उसके पीछे ही बाद बैठे sad song हैं। भी आपका आया, तो क्या हो गया कि सैड सॉन्ग आ रहा है शादी के बाद? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं, क्या है कि बिहार यूपी के जो लड़के होते हैं उनका दिल टूटता है, तो हमने कहीं सोशल मीडिया पे देखा था कि दिल टूटता है तो हम जैसे कई बाहर के लड़के होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, कोई नस काट लेता है, तो हमारे बिहार यूपी के जो लड़के हैं अगर दिल टूटता है तो वो वहीं पे कसम खा लेते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर बनूंगा यूपीएससी निकाल लेते हैं। और तुमसे अच्छा पटाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उन लोग के लिए एक बहुत प्यारा सॉन्ग जो कि रील्स पे अभी बहुत ज़्यादा वायरल है, वो साथी रे आपने सुना हुआ गाना जो जी, बॉलीवुड का है, बहुत उसको ट्रेंडिंग में मैंने- भी था। जो उसको मैंने भोजपुरी में किया है। ये वो हाँ, सुनना मैंने चाहूंगी। आपकी इशारा समझ लिया। अखिया तोहरे ही रहिया ताके, गईलू कैसन रोग धरा के, ई मिलन वाला मन तड़पे छन छन, दिल हमार लागे कहीं ना। ओ साथी रे
तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वाह, बहुत बहुत बेहतरीन। और बहुत क्योंकि अच्छी आवाज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री आपकी। की बात हो रही थी, अभी आशीष ने ये सवाल भी पूछा था आपसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके से गानों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल है कि प्रेशर की बात भी बहुत होती है। कहते हैं कि लॉबी काम करती है, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अभी देखिए सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं कर रही हूँ, बॉलीवुड में और बाकी जितने भी बॉलीवुड की भी बात कर लीजिए, वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये प्रेशर मीडिया का हो सकता है, प्रेशर आपके काम का हो सकता है। अभी आकांक्षा दुबे केस को आप समझ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। देखिए किस तरीके से इस तरह की नौबत आ जाती है कि इंसान अपनी जान तक ले लेता है। तो क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है इस मैटर पे बातचीत करना और इसे कंट्रोल करना? देखिए मेरी जो सोच है, चाहे कोई भी इंसान नॉर्मली यही सोचता है कि जो ये मुझे जीवन मिला है, अगर उस जीवन को हम ऐसा एक कदम उठाते हैं जो बहुत मुश्किल होता है, मतलब सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है कि मैं ये कदम उठाऊं। तो पर्सनल लाइफ में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि चाहे कितना भी प्रेशर हो, या काम का प्रेशर हो या किसी चीज़ का भी प्रेशर हो, हमें हारना नहीं है। अगर हम हार गए, आप समझिए ना, नॉर्मल लाइफ में जो लोग जीवन जीते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके पास टेंशन है। हमें कुछ चीज़ और की टेंशन है, आपको टेंशन है, इनको टेंशन है, तो हम क्या करेंगे? अपना जीवन तो ख़त्म करेंगे नहीं। तो रही बात ये कदम उठाने की, तो ये बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। तो वो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, हमारे साथ उन्होंने गाना किया है। अभी तक कि मेरे सबसे हाईएस्ट व्यूज़ की अगर बात की जाए डिजिटल मीडिया में, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज़ उन्हीं के साथ मेरा नाम। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक और आरोप लगते हैं, क्योंकि कल्लू जी आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं भोजपुरी के, तो हमेशा ऐसा कहा जाता है, कई हीरोइनी ऐसी हैं, हीरोइन आपकी इंडस्ट्री की, जो आगे सामने ये आरोप लगाती हैं और हमेशा ये कहते हुए नजर आती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कि कौन सी फिल्म में कौन सी हीरोइन होगी, ये तय कहीं ना कहीं हीरो करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे केस में तो बिल्कुल गलत बात है। और जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे हैं, आप एक बात समझिए, प्रोड्यूसर अगर 2 करोड़, पहले क्या होता था, 60-70 लाख 80 लाख 1 करोड़ में फिल्में बन जाती थी। आज के समय में भोजपुरी, अभी मैं अगले महीने एक फिल्म करने जा रहा हूँ, संकट मोचन हनुमान, तो उसका भी बजट बहुत ज़्यादा है, अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म हमारे लिए होगी। अभी आप बात कर लीजिए, पवन जी हो या खेसारी जी हो या दिनेश भैया हों, उन लोग एक हाई बजट की फिल्म बना रहे हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तक हमारी भोजपुरी चली गई है। तो जो लोग सोचते नहीं, वहाँ तक हमारी बजट जा रही है। तो एक बात है, डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो एक्ट्रेस उसमें शूट करेगी, उसी को लेगा कि या हीरो के कहने पे लेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ी बहुत क्या होती है कि जिस हीरो के साथ जोड़ी हिट हो जाती है, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं यार, जोड़ी हिट है तो इसको हम रिपीट करते हैं। आज आप ही देखिए, लोग बोलने लगते हैं, अरे यार क्या यार, एक ही हीरोइन के साथ तुम काम कर रहे हो, बोर हो गए हैं। तो ये चीज़ें कोई भी हीरो नहीं सुनना चाहते हैं। और हीरो एक होता है, हीरोइनें चेंज होते रहती है, तो इसमें पब्लिक में तो इंटरेस्ट जगता है, फिल्म कुछ नया लगती है। तो मैं ये बिल्कुल बात का खंडन करता हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बोलते हैं उसी को हम लोग का। अच्छा, इतनी हीरोइनों के साथ आपने काम किया, आपकी कौन सी सबसे हीरोइन फेवरेट, या फिर उनके साथ काम करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा? फेवरेट हैं। किसी को नाराज नहीं करेंगे। अलग देखने को मिलती है, अभी वो आपने फिल्म में भी की वो हमें शुरू से बहुत मानते हैं, बहुत केयर करती हैं। मुझे बाबू बोलती हैं, तो उनके साथ एक अलग बॉन्डिंग है। और उनके साथ मैंने कई सारे शो किया है, विशु गढ़िया मैंने फिल्म किया है, गाने भी किए हैं। तो वो सभी हीरोइनें हमें बहुत मानती हैं और मैं भी उन सबको बहुत मानता हूँ। अक्षरा के साथ कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे ऐसे मोमेंट है, अब मैं क्या बोलूँ। कुछ भी अगर झटाक से याद आ रहा हो वो शेयर करना। एक स्टेज शो में हम लोग मिले थे और बहुत बहुत भीड़ था, और मैं वहाँ पे सोचा मैं क्या गाऊँ। तो वो शो बड़ी वायरल हुआ था, तो उन्हीं के फिल्म का मैंने अचानक से गा दिया कि आई लव यू रानी आई लव यू। तो अक्षय जी बोला, अरे बाबू क्या गा रहे हो? तो मैंने उस समय बोला कि नहीं, आर्टिस्ट जो है, जब हमारे फेस पे मेकअप लग जाए या पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, कई लोग मेरे को उस समय टारगेट भी किए कि यार यार तुम उनको, मतलब अभी समझ सकते हैं अक्षरा सिंह देखेंगे तो जरूर सुनेंगे जरूर, इंटरव्यू। बिल्कुल, एक बिल्कुल। लाइन गुनगुना ही दीजिए कि आई लव यू रानी आई लव यू रानी आई लव यू, हम हैं तोहार हमर तू रानी आई लव यू। और इतना शोर हुआ था, और उस साल का सबसे बड़ा हिट शो था वो। तो ये याद है, और बहुत सारी याद है। शोर लाजमी है कल्लू जी, जहाँ खड़े हो जाए शोर वहीं शुरू हो जाता है। तो अब जाते जाते, क्योंकि अब ये इंटरव्यू एंड करने वाले हम लोग, तो अपने दर्शकों के लिए कुछ लाइंस और एक संदेश गुनगुनाते हुए साथ। बिल्कुल, गुनगुनाते हुए। अरे पहले मैं एक चीज़ आप लोग सभी को, दर्शकों को मैं ये बता दूं कि आप अरविंद जी को तो देख रहे गाते हैं, लेकिन हमारे जो एंकर साहब यहाँ पर बैठे हैं, आशीष, बिल्कुल नहीं, आशीष जो बैठे वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार अरविंद जी
के पसंद का गाना, क्योंकि आशीष भी बहुत देर से ये बातें कह रहे थे, तो एक बार कुछ आप गाएंगे ये उसके गाना साथ वो जो गाएंगे। कि भोजपुरी में पहली बार मैंने पार्ट 1 लाया, पार्ट 2 लाया, पार्ट 3 भी आने वाला है, नाच रे पत्थर की 3। तो मैं चाहूँगा कि जो पार्ट 1 2 है वो गुनगुनाऊँ और थोड़ा सा आप वहीं से डांस कर लीजिए, मजा आएगा। डांस की बात हुई तो फिर नहीं कर तो लो। आप ये मेरे गाने में ये है, आप चश्मा पहन लीजिए, हम समझ लेंगे कि ये गाना बिल्कुल। कि बानी चश्मा लगोले दूरबीन जैसन, हारमोनिया बजावतानी बीन जैसन, आके नाच रे पत्थर आशीष! बीन जैसन, टाना ओ आके नाच रे पत्थर की नागिन जैसन। तो अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे फिल्में आप सबके बीच हम लाते रहेंगे और आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार यूं ही देते रहिए। शादी मुबारक अगली फिल्म हमारी रिलीज होने वाली है, जो कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर फिल्म है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे गाने अब आप सबके बीच आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। तो ये थे आप सबके प्यारे चहेते भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी, जो हमारे साथ थे। आपके लिए हमने इनको लेकर के आपके पास आए, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बने रहे बिहार तक के साथ। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।